हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है भू चुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व। है ना, ये चैप्टर नंबर 5 चल ही रहा है अभी तक। है ना, सारे टॉपिक को कवर करते हैं, वीडियो बना रहे हैं और आप सब वीडियो को देख रहे हैं, हम आशा कर सकते हैं, क्योंकि सारे वीडियो देखेंगे तो आपको आगे के टॉपिक समझ आते जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। आज का टॉपिक है भू चुंबकत्व या पार्थिव। भू मतलब पृथ्वी या पार्थिव मतलब भी पृथ्वी। तो समझ गए होंगे यहाँ पर भू चुंबकत्व किसको कहेंगे। पृथ्वी के चुंबकत्व को भू चुंबकत्व कहा जाता है ना। आप सुने होंगे या पढ़े होंगे, पृथ्वी भी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इसके भी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण तो होता ही है, इसके साथ साथ चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव भी होता है। तो पृथ्वी के चुंबकत्व को क्या कहा जाता है, भू चुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व कहा जाता है। इसका प्रमाण हम कैसे देते हैं, इसका प्रमाण यहाँ पर किस प्रकार दे सकते हैं कि यदि ये मान लो कोई चुंबक है, इसको धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो उत्तर दक्षिण दिशा में ये ठहरता है। पहला प्रमाण हुआ। दूसरा, यदि किसी लोहे की छड़ को, है ना, मान लो ये एक लोहे का टुकड़ा है, लोहे का छड़ है, चुंबक नहीं है, लोहे का टुकड़ा है, इसे उत्तर दक्षिण दिशा में जमीन के अंदर गाड़ दिया जाए कुछ दिनों के लिए या कुछ और महीने के लिए, उसके बाद निकाला जाए इसको, तो इसमें चुंबक का गुण आ जाता है। तो ये भी इसका प्रमाण है कि पृथ्वी एक चुंबक है, तो उसके अंदर या उसके संपर्क में रहने से चुंबकीय पदार्थ है जैसे लोहा, वो भी चुंबक बन जाता है। इसके अलावा जैसे कक्षा 10वीं में आप लोगों ने चुंबक से संबंधित बल रेखाएं खींची होंगी। चुंबकीय बल रेखाएं खींचना, चुंबकीय सुई को लेकर, जैसे ये एक चुंबक है, इस प्रकार आप चुंबकीय बल, ये इसका उत्तर, ये इसका दक्षिण, है ना। तो चुंबकीय बल रेखाएं आप ऐसे खींचते हैं, ये इस प्रकार से। और पृथ्वी का उत्तर मान लो इधर है, दक्षिण इधर है, ये ऐसा। ठीक है, तो पृथ्वी का उत्तर इधर, दक्षिण इधर, ये भौगोलिक है, पर उसका चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है पृथ्वी का ऐसे। तो इस भाग में हमको क्या मिलता है, उदासीन बिंदु मिलता है। मतलब इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में क्या मिलेगा, उदासीन बिंदु, जहां पर इस चुंबक की बल रेखा और पृथ्वी की चुंबकत्व की बल रेखा क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है, यदि इसके एन और एस को उलट दिया जाए तो उदासीन बिंदु हमको इधर और इधर मिलते हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप लोग 10वीं क्लास में किए रहे होंगे तो आपको याद होगा। ठीक है, तो उदासीन बिंदुओं का मिलना या उदासीन बिंदुओं का प्राप्त होना भी पृथ्वी के चुंबकत्व की प्रमाण करता है। इसके अलावा और पृथ्वी का चुंबकत्व का प्रमाण हम कैसे कर सकते हैं, ये मान लो क्षैतिज है, एक चुंबकीय सुई लेते हैं, ये एक चुंबकीय सुई है, ये इसको लटकाया गया धागे से, है ना, इसको ये ऐसा, ये इस प्रकार ऐसा लटका हुआ है और इस प्रकार लटका हुआ है कि ये ऐसे घूम सकता है। ऊर्ध्वाधर तल मतलब ऊपर से नीचे के तल में घूम सकता है, ये ऐसा इस प्रकार घूम सकता है। तो क्या होता है कि जैसे पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर ये क्षैतिज से अलग अलग कोण बनाता है। जैसे अभी यहाँ पर क्षैतिज के साथ कोण थीटा का मान क्या है, 0 है। जैसे जैसे इसको ध्रुवों की ओर ले जाएंगे, जैसे ये इस प्रकार लटका हुआ है, इस तरफ एक ध्रुव है पृथ्वी का, एक ध्रुव इस तरफ है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये ऐसे होने लगेगा। मतलब क्षैतिज से झुकाव इसका बढ़ते जाएगा, वापस लाएंगे तो ये इस प्रकार होते जाएगा, इधर ले जाएंगे तो ये सिरा झुकता जाएगा, ऐसा। तो इस प्रकार क्षैतिज से झुकाव का अलग अलग होना अलग अलग स्थानों पर, ये भी पृथ्वी के चुंबकत्व की पुष्टि करता है, या पृथ्वी भी एक चुंबक है, इसकी व्याख्या करता है। और फिर यहाँ पर कुछ परिभाषाएं देखेंगे, भू चुंबकत्व के सामान्य तथ्य और कुछ परिभाषाएं, है ना। जैसे यहाँ पर ये जो एक डायग्राम यहाँ पर है, ये इससे डायग्राम से क्लियर है, ये जो जी मतलब जियोग्राफिक, भौगोलिक,
इसमें एम मतलब मैग्नेटिक, चुंबकी। ठीक है, तो ये क्या है, भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक दक्षिण, चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय दक्षिण। पर इसमें बल रेखाएं यहाँ पर क्या होती हैं, प्रवेश करती हैं। सामान्य जो चुंबक होता है उसमें बल रेखाएं एन से बाहर निकलती हैं, एस पर प्रवेश करती हैं, पर इसमें विपरीत होता है, ये आपको याद रखना है। सामान्य दंड चुंबक में बल रेखाएं एन से निकलती हैं, पर यहाँ पर एन पर प्रवेश करेंगी और यहाँ पर एस से बाहर निकलेंगी, और ये जो है ये क्या कहलाएगा, चुंबकीय अक्ष, और ये ये भौगोलिक अक्ष, और ये चुंबकीय अक्ष। ठीक है, भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष यहाँ पर संपाती नहीं है, ये आप देख रहे हैं, क्लियर है ना, संपाती नहीं है। इनके बीच का कोण कितना है, 11.3 डिग्री, 11.3 डिग्री यहाँ पर है। इसका ये वाला स्थान है वो कनाडा के एक स्थान पर है, और ये दक्षिणी ध्रुव है वो अंटार्कटिका के एक स्थान पर है ना। इसका अक्षांश और देशांतर भी आपके किताब में दिया हुआ है ना, लगभग 78-79 के आसपास अक्षांश और देशांतर यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें कुछ परिभाषाएं, जैसे यहाँ पर भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक यामोत्तर, भौगोलिक विषुवत रेखा, ऐसे ही 3 क्या होगा, चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय यामोत्तर और चुंबकीय विषुवत रेखा। ठीक है, तो भौगोलिक अक्ष समझ में आ गया। इसके भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ये जो रेखा जा रही है, क्लियर है, ये रेखा, ये भौगोलिक अक्ष हो गया। अब भौगोलिक यामोत्तर, अब ध्यान देना है ना, इसको इमेजिन करना है। ये बड़ा सा क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी का उत्तर इस तरफ है, दक्षिण इस तरफ है, तो उत्तर से दक्षिण इसके अंदर अंदर ऐसा एक रेखा आएगा जो क्या कहलाएगा, भौगोलिक अक्ष कहलाएगा। ठीक है, ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, तो उत्तर से दक्षिण को हम ऐसे जोड़ दें अंदर अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, भौगोलिक अक्ष होगा। और इससे गुजरता हुआ ऊपर से नीचे की ओर एक तल मान लो जाता है, तो वो तल कहलाता है भौगोलिक यामोत्तर। तो भौगोलिक यामोत्तर की परिभाषा क्या देते हैं, भौगोलिक अक्ष से गुजरता हुआ ऊर्ध्वाधर तल। ऊर्ध्वाधर तल मतलब ऊपर से नीचे। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार और सुन लो, ये उत्तर ये दक्षिण दोनों को मिलाएंगे तो भौगोलिक अक्ष होगा, और ऊपर से नीचे क्या होगा, जो ऊर्ध्वाधर तल होगा वो भौगोलिक यामोत्तर होगा। और भौगोलिक अक्ष के लंबवत ये इस प्रकार का एक रेखा हम लें जो इसके सतह पर, पृथ्वी के सतह पर खींची गई हो। भौगोलिक अक्ष के लंबवत पृथ्वी के सतह पर एक काल्पनिक रेखा लेंगे तो भौगोलिक विषुवत रेखा कहलाएगा। ठीक है, और फिर ऐसे ही यहाँ पर है चुंबकीय अक्ष। तो चुंबकीय अक्ष की परिभाषा वैसे ही जैसे चुंबकीय भौगोलिक का दिया था, चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, चुंबकीय अक्ष कहलाएगी। दोनों के बीच 11.3 डिग्री का एंगल बनता है। चुंबकीय यामोत्तर, मैंने भौगोलिक यामोत्तर बताया, ये भौगोलिक उत्तर भौगोलिक दक्षिण है, तो चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण थोड़ा सा तिरछा होगा,
इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे तो क्या बनेगा, चुंबकीय अक्ष बनेगा। तो इस चुंबकीय अक्ष से ऊपर से नीचे कोई तल गुजरता है तो ये चुंबकीय यामोत्तर को व्यक्त करता है, या चुंबकीय यामोत्तर कहलाएगा वो तल। ठीक है। और चुंबकीय विषुवत रेखा, चुंबकीय विषुवत रेखा मतलब ये चुंबकीय अक्ष है तो इसका लंबवत इस तरफ जाएगा, तो इसके लंबवत तल में कोई ऐसा रेखा जो पृथ्वी के सतह पर काल्पनिक हो, वो क्या कहलाएगा, चुंबकीय विषुवत रेखा कहलाएगा। तो ये तो हुआ चुंबक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, पृथ्वी के चुंबकत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, है ना। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ में आना बहुत जरूरी, समझ में आएगा तो आपको बहुत ईजी लगेगा। अब हम देखेंगे इसमें पृथ्वी के चुंबकत्व के घटक या पृथ्वी के चुंबकत्व के तत्व। अब हम देखेंगे भूचुंबकीय तत्व। भूचुंबकीय तत्व 3 होते हैं। एक तो दिक्पात का कोण, इसको कैपिटल डी से दर्शाएंगे, नति कोण आई से दर्शाएंगे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, इसको दर्शाएंगे एच ई से। ठीक है, ये 3 घटक यहाँ पर होते हैं। इसकी परिभाषा क्या देंगे यहाँ पर, भूचुंबकीय तत्व किसे कहते हैं, तो भूचुंबकीय तत्व वे तत्व होते हैं जो भूचुंबकत्व के अध्ययन के लिए आवश्यक है, या पृथ्वी के चुंबकत्व के अध्ययन के लिए जिन भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है उन्हें भूचुंबकीय तत्व कहा जाता है। ठीक है, मतलब पार्थिव चुंबकत्व या पृथ्वी के चुंबकत्व की व्याख्या करने के लिए जिन भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है उसे भूचुंबकीय तत्व कहा जाता है या भूचुंबकीय घटक कहा जाता है। ये 3 होता है, दिक्पात का कोण, नति कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अब हम देखेंगे ये तीनों क्या क्या होता है। इस चित्र में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ओ ए बी सी ये एक तल है, ये तल है भौगोलिक यामोत्तर। ओ ए बी सी ये भौगोलिक यामोत्तर है। भौगोलिक यामोत्तर मतलब भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल। और यहाँ पर ओ डी ई सी ये भी एक तल है। यहाँ पर ये है चुंबकीय यामोत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो अब यहां पर दिक्पात का कोण क्या होता है, भौगोलिक व चुंबकीय यामोत्तर के मध्य कोण। ठीक है, भौगोलिक व चुंबकीय यामोत्तर के मध्य कोण को क्या कहते हैं, दिक्पात का कोण कहा जाता है। मतलब ये दिख रहा है यहाँ पर, ये भौगोलिक यामोत्तर ऐसे है, चुंबकीय यामोत्तर ऐसे है, इनके बीच का कोण यहाँ पर या यहाँ पर कहें उतना ही बनेगा। तो इस कोण को मतलब दोनों एक दूसरे से कितना झुका हुआ रहता है। जैसे इसको थोड़ा सा मैं और बता दूं, ये है ना, इसको आप थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर ये इस प्रकार रखा हुआ है ना। ये कॉपी का पेज मैंने बीच से ऐसे कर लिया। ये वाला एक ऊर्ध्वाधर तल है ऊपर से नीचे की ओर। तो ये एक ऊर्ध्वाधर तल जो कहाँ से गुजर रहा है, भौगोलिक अक्ष, ये इसका भौगोलिक अक्ष है, यहाँ से गुजर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, भौगोलिक यामोत्तर कहलाएगा। और इस तरफ चुंबकीय अक्ष है, तो यहाँ से जो तल गुजर रहा है ऊपर से नीचे, ये क्या कहलाएगा, चुंबकीय यामोत्तर कहलाएगा। तो इनके बीच का कोण कौन सा है यहाँ पर, ये इनके बीच का कोण कौन सा, यहाँ पर जो बन रहा है ये वाला कोण। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे जो कोण बन रहा है, ये कोण कहलाएगा यहाँ पर दिक्पात का कोण। तो इसको ऐसे भी हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार दिक्पात का कोण डी। अब यहां पर दूसरा आता है नति कोण।
हमने क्या देखा है कि जैसे ये क्षैतिज है और ये भूमध्य रेखा के पास यदि किसी सुई को लटका दिया जाए तो ये क्षैतिज या क्षैतिज घटक, चुंबकत्व के क्षैतिज घटक के क्या रहता है, ये समांतर रहता है। मतलब ये कहां पर है, भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा के आसपास ये जो चुंबकीय सुई है जिसे ऊर्ध्वाधर तल में इस प्रकार घूमने के लिए लटकाया गया है, ये ऐसे समांतर होता है किसके, पृथ्वी के क्षैतिज घटक के, पृथ्वी के चुंबकत्व के क्षैतिज घटक के समांतर होता है, ठीक है। पर इसको जब लटकाए ध्रुवों की ओर जैसे इस तरफ हम जाएं तो ये ऐसे झुकने लगता है, ठीक है। और जब ध्रुव पर पहुंचते हैं तो ऐसे क्या हो जाता है, ऊर्ध्वाधर हो जाता है। वापस आए और इस तरफ जैसे जाएं तो ये ऐसे होने लगेगा और ध्रुवों पर जाएंगे तो ऊर्ध्वाधर। मतलब ये क्षैतिज जैसे यहां पर इसमें ऐसे है, तो ध्रुव की बात करेंगे तो ये ऐसे रहेगा, ऐसे ध्रुवों पर ये इस प्रकार से होगा, ठीक है। मतलब इस कैसा हो गया, ये क्षैतिज के समांतर। मतलब थीटा का मान क्या होगा यहाँ पर, थीटा मतलब इसको आई से दर्शाएंगे, इसको नति कोण कहा जाता है, इसी कोण को। मतलब सिंपल ध्यान देना यहाँ पर, चुंबकीय सुई का क्षैतिज के साथ झुकाव, मतलब किसी ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबकीय सुई का क्षैतिज के साथ झुकाव को क्या कहते हैं, नति कोण कहा जाता है। ये भूमध्य रेखा वाली स्थिति हुई या विषुवत रेखा वाली स्थिति हुई। ये अन्य स्थिति जब हम आगे पीछे ले जाते हैं ध्रुवों की तरफ तो तिरछा हो जाता है, चुंबकीय सुई जो लटका रहता है वो। तो भूमध्य रेखा के आसपास है तो ये समांतर होगा, नति कोण का मान क्या होगा, 0 होगा। इसको लटकाए इस तरफ ले जाए एक ध्रुव की ओर, या लटकाए विपरीत ध्रुव की तरफ ले जाए, तो वो ये जो क्षैतिज है, क्षैतिज तीव्रता है, उसके साथ कोण बनाता है, ये ऐसे तिरछा हो जाता है। तो उस समय ये कोण को क्या कहेंगे हम, नति कोण। तो परिभाषा एक बार और स्पष्ट रूप से सुन लीजिए कि ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबकीय सुई को पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर ले जाने पर क्षैतिज घटक के साथ बनाए गए कोण को क्या कहते हैं, नति कोण कहा जाता है या नति कोण कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करेंगे यहाँ पर, इसका मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। और फिर यहाँ पर है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र मतलब पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र है, टोटल जो तीव्रता किसी स्थान पर, उसके वजह से 2 घटक होते हैं, क्षैतिज घटक भी होगा और ऊर्ध्वाधर घटक भी होगा। पर क्षैतिज घटक को ही ज़्यादा यहाँ पर हम ध्यान देते हैं, क्योंकि क्षैतिज घटक निकल गया तो ऊर्ध्वाधर घटक को भी हम निकाल सकते हैं। है ना, क्षैतिज घटक को यहाँ पर H E से दर्शाया गया है, ऊर्ध्वाधर घटक को Z E से और कुल तीव्रता को B E से। तो यहाँ पर हम इनमें आपस में संबंध देखेंगे। H E Z E B E व आई में संबंध, ठीक है। यहां पर त्रिभुज ODE में कौन सा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है ODE। इसमें यदि हम कॉस लेते हैं, इस त्रिभुज में यदि कॉस ये कोण है,
ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये भुजा, और ये भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। इसका मान ZE है तो ये भी क्या होगा, ZE ऊर्ध्वाधर। तो यहां पर cos I बराबर यदि लें तो cos I बराबर क्या होगा, है ना, cos I बराबर आधार क्या होगा, OD बटे क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण OE, मतलब OD का मान यहां पर HE और ये क्या हो जाएगा, BE। तो यहां से क्या रिलेशन हमारे पास आता है, HE बराबर लिख सकते हैं BE cos I, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यदि sin I बराबर निकालें, sin बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इस कोण को I ले रहे हैं तो ये लंब होगा DE, कर्ण कौन सा हो जाएगा, OE। DE का मान है ZE और OE का मान है BE। तो यहां पर ZE बराबर, ZE निकालेंगे BE इधर चला जाएगा, sin I, समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब यदि यहां पर tan भी निकाल लिया जाए, tan I बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये DE लंब होगा, आधार क्या होगा, OD। तो ये हो जाएगा यहां पर tan I बराबर DE का मान आपके पास है ZE और ये कितना है, HE। ठीक है। तो ये आपस में इनमें संबंध है, ये IH और ZE में संबंध, ये IZE और BE में संबंध, ये यहाँ पर है IBE और HE में संबंध। तो आपस में इनमें इस प्रकार का संबंध स्थापित किया जा सकता है या आपस में संबंध ऐसा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के दृष्टिकोण से। समीकरण 1 का वर्ग धन समीकरण 2 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा, HE का वर्ग धन ZE का वर्ग, ये लेफ्ट हैंड साइड के साथ इक्वल टू हो जाएगा BE स्क्वायर cos I का स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर sin I का स्क्वायर। तो ये HE स्क्वायर प्लस ZE स्क्वायर इक्वल टू BE स्क्वायर और ये cos स्क्वायर I प्लस sin स्क्वायर I। तो क्या रिजल्ट आता है, HE का वर्ग ZE का वर्ग बराबर BE का वर्ग, या इसको ऐसा लिख सकते हैं BE का वर्ग बराबर HE का वर्ग प्लस ZE का वर्ग, या BE बराबर HE का वर्ग प्लस ZE का वर्ग। तो ये संबंध यहाँ पर तीनों में, तीन तीव्रता यहाँ पर है। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता है, ये उसकी केवल क्षैतिज तीव्रता है, और ये केवल क्या है, उसकी ऊर्ध्वाधर तीव्रता। तो इन तीनों तीव्रताओं में ये संबंध होता है, मतलब पृथ्वी की जो कुल तीव्रता है वो क्षैतिज तीव्रता और ऊर्ध्वाधर तीव्रता के वर्ग के योग के वर्गमूल के बराबर होता है। ठीक है। है ना, इसमें कुछ स्पेशल केसेस जैसे लेते हैं, विशेष परिस्थितियां मतलब चुंबकीय
निरक्ष या विषुवत रेखा पर आई का मान क्या होता है? 0। ठीक है, विषुवत रेखा पर मतलब चुंबकीय निरक्ष मतलब ऐसे इस दिशा में, ऐसे जब सुई को यहाँ पर चुंबकीय विषुवत रेखा में रखेंगे, जैसे हमारा देश भारत विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के आसपास है, तो वहाँ पर आई का मान उतना ज़्यादा नहीं होगा, आई का मान कम होगा। ठीक है, तो आई का मान वहाँ पर 0 होता है, तो tan 0 बराबर ZE/HE, अर्थात यहाँ पर Z है ना, इसको और tan 0 का मान 0 होगा, तो ZE/HE इसका गुना इधर हो जाएगा, तो ZE बराबर क्या हो जाएगा? 0। और इस समीकरण से देखेंगे ZE बराबर 0, तो इस समीकरण से ये टर्म 0 हो गया, तो जो BE है वो क्या होगा? HE के बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार क्या निष्कर्ष निकलता है? विषुवत रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0 होता है तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता है उसकी क्षैतिज तीव्रता के बराबर होती है। बरोबर है, बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हम देखें, है ना, दूसरा कंडीशन यहां पर क्या देखेंगे? चुंबकीय ध्रुवों पर तो ये आई का मान क्या हो जाता है? 90 अंश, और tan 90 अंश का मान क्या होता है? अनंत। ठीक है, तो इस समीकरण से क्या हो जाएगा? tan 90 बराबर ZE/HE। tan 90 का मान अनंत, ये ZE/HE मैं यहां लिख रहा हूं इसको। अनंत को कैसे लिख सकते हैं? 1/0, तो ZE/HE इसका तिर्यक गुना होगा, तो यहां से क्या रिजल्ट आएगा? HE बराबर 0। ठीक है, और यहां से देखें HE का मान 0 हो गया, तो BE है वो किसके बराबर हो जाएगा? ZE। BE बराबर ZE। तो इस प्रकार क्या निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी के ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव, है ना, जो चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण ध्रुव की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी के ध्रुवों पर क्षैतिज तीव्रता 0 होती है तथा पृथ्वी के चुंबकत्व की कुल तीव्रता है उसके ऊर्ध्वाधर तीव्रता के बराबर होती है। ठीक है, एक कंडीशन इसमें और हो सकता है, कौन सा? केस थर्ड, यदि थीटा बराबर 45 अंश, थीटा बराबर 45 अंश हो कहीं पर, तो उस केस में tan 45 अंश का मान 1 होता है, इसलिए tan 45 अंश बराबर ZE/HE रखते हैं, तो ये 1 बराबर ZE/HE, तो ये क्या हो जाएगा? HE बराबर ZE। ठीक है, मतलब जिस स्थान पर नति कोण, नति कोण को नमन कोण भी कहा जाता है, जिस स्थान पर नति कोण का मान, है ना, जिस स्थान पर नति कोण का मान 45 अंश होता है, वहां पर पृथ्वी के क्षैतिज तीव्रता और ऊर्ध्वाधर तीव्रता दोनों क्या होती है? समान होती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए।